बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के डिबेट्स देखते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी बातचीत होती है, मुख्तलिफ़ इशू के हवाले से हमारी बात होती है, लेकिन डिफेंस के हवाले से हम काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं और उसकी वजूहात भी आप लोगों को पता है कि ये वाला जो रीजन है, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों में हम लोग घिरे रहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, वो हम लोग फेस करते हैं, वो हमारी मिलिट्री हो या हम लोग एज ए सिविलियन हो। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनिल गुप्ता साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो सर। थैंक यू सर। शुक्रिया फकर भाई एंड बहुत गुड शुक्रिया इवनिंग। सर। अस्सलाम थैंक वालेकुम, यू, गुड नमस्कार। इवनिंग सर। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार टू यू सर। सर स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, अगर हम बात करें, यूएस का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, पूरी दुनिया में है, लेकिन इस रीजन में जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, आप लोग हिंदुस्तान के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज टाइज हैं उनके। अफगानिस्तान से निकलने के बाद हालात, अभी उन्होंने जस्ट अनाउंस किया, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रही हैं और सिविलियन जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको कंट्रोल करना लगता ऐसे है कि उनके बस का रोग नहीं है। क्या नजर आता है आपको कि कौन यूएस की जगह लेगा अफगानिस्तान में, या फिर अमेरिका एज इट इज रहेगा, कुछ और फोर्सेस वहां पे भेजेगा? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि अमेरिका जल्दबाजी में है। हाँ, 20 साल लंबे होते हैं, लेकिन जब आप आए थे तो आप कुछ अपने लिए एक मुद्दे लेकर आए थे और आपने कहा था कि हम दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। आपने इराक को भी बीच में छोड़ दिया और उसके बाद इराक क्या हुआ आप अच्छी तरह जानते हैं। किस तरह से वहां पर आईसिस आई, दाइश बना और फिर किस तरह से दुनिया की सब ताकतों को इकट्ठा होना पड़ा आईसिस के खिलाफ और उसको लड़ना पड़ा। अब वही हाल मुझे अफगानिस्तान का होता हुआ नजर आता है। देखिए, तालिबान के साथ बातचीत शुरू की अमेरिका ने, बातचीत कंक्लूड नहीं हुई। जो लेटेस्ट टर्की में जो राउंड होना था इस्तांबुल में, वहां पर तालिबान ने आने से मना कर दिया। तालिबान ये कह रही है कि 31 मार्च का वादा पूरा नहीं किया अमेरिका ने। जो बाइडेन कह रहे हैं कि हम 31 अगस्त तक निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं पे भी सर्टेनिटी नहीं है। जो बाइडेन जल्दी में है निकलने की, लेकिन तालिबान है जल्दी में अफगानिस्तान का कंट्रोल लेने के लिए। और मुझे लगता है कि सिर्फ तालिबान ही नहीं, जो इस्लामिक स्टेट ISKP खुरासन प्रोविंस, वो भी बैठी हुई है पाक में। और कहीं ना कहीं कुछ और दहशतगर्दी गुट, कुछ पाकिस्तान के दहशतगर्दी गुट जो कि पहले से ही अफगानिस्तान में पैर जड़े हुए हैं। और कई बार खबरें भी आ रहे हैं कि काफी वो उनके जो टेररिस्ट है वो मारे गए हैं अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लड़ते हुए। तो ये सारी चीजें, मुझे तो लगता है कि अफगानिस्तान को एक दोबारा एक ऐसा मेल्टिंग पॉट बना के छोड़ के जा रही है अमेरिका, जिससे कि पूरे खित्ते की स्टेबिलिटी को वो धक्का पहुंचने वाला है। और चीन, रूस, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, एक ऐसी एक्सिस बन रही है जो कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को अपने काबू में करना चाहती है। लेकिन अफगानों को जानते हुए मैं इस बात से काफी पुरुमीद हूं कि अफगान कभी किसी के नीचे नहीं आएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी जितनी मर्जी चालें चल ले, चीन रूस जितनी मर्जी चालें चल ले, अल्टीमेटली विल वहां पर अफगानों की ही चलेगी, चाहे वो तालिबान के रूप में हो, चाहे वो अफगान नेशनल गवर्नमेंट के रूप में हो। अच्छा सर, एक चीज और नजर आती है, क्योंकि मैं भी एक चीज और जो मैं मुझे लगता है कि अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एक UN एनफोर्समेंट फोर्स डिप्लॉय करनी चाहिए अफगानिस्तान के अंदर बिफोर द अमेरिकन लीव। नहीं तो जो वहां पर होने वाला है, इट में टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और फिर उसके बाद इंटरफेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप जानो माल को बचाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खासकर वहां की औरतें और बच्चे वो क्या सलामत रहें, उनकी जो आज़ादगी है वो सलामत रहे, तो
जरूर है कि वहां पर कोई ना कोई न्यूट्रल फोर्स, और यूनाइटेड नेशंस फोर्स के से ज्यादा न्यूट्रल क्या हो सकता है, वहां पर होनी चाहिए, जो कि हालात को वहां पर काबू कर सके। लेकिन सर एक चीज हमने देख ली, लास्ट तकरीबन 20 साल ऑलमोस्ट हो गए, 2001 में अमेरिकन फोर्सेस ने वहां पे डिप्लॉयमेंट की थी अपनी, और एक बड़ी पावरफुल फोर्स, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी से लेस, उसके साथ नाटो की फोर्सेस, पाकिस्तान के चले जो भी हम कह दें, लेकिन पाकिस्तान ने भी लाजमी सी बात है, मजबूरी में कहें या जो भी कहें, सपोर्ट करते रहे किसी न किसी तरीके से। हिंदुस्तान ने भी बाद में मतलब एक किस्म का ज्वाइन किया उनको, और बहुत सारे लोगों ने। लेकिन इसके बावजूद सर वहां पे मैं कहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, मैं कहता हूं वहां पे है, इस वक्त भी इख्तिदार की जंग है। अगर आप मतलब 10 उनके प्रोविंस की बात करें तो 10 के 10 में मुख्तलिफ ग्रोह जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन बीच में से आम मेरे और आप जैसा कोई सिविलियन जो है वो बेचारा परेशान और तकलीफ में वो है, मतलब सफर वो कर रहा है। तो ये चीजें तो सर ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, लेकिन 20 सालों से नहीं। तो यूएन फोर्स है, तो मेरा मतलब जाती ख्याल ये है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि उनसे कोई बेहतरी आ सकती है सर। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर, यकीनन तालिबान और नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में जंग छिड़ेगा जैसे ही अमेरिकन वहां से चले जाते हैं। सर, उस जंग को रोकने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन फोर्सेस वहां पर विद एनफोर्स, मैं कह रहा हूं एनफोर्समेंट के लिए, नॉट पीस कीपिंग, एनफोर्समेंट, जो एनफोर्समेंट फोर्सेस होती हैं अंडर चैप्टर 7, उनका चार्टर अलग होता है। दे आर अलाउड टू इंटरफेयर एंड यूज आर्म्स टू ensure that peace is maintained and two warring groups remain apart. ये डिफरेंट चैप्टर 6 और चैप्टर 7। राइट। तो मैं चैप्टर 7 के अंदर कह रहा हूं कि वहां पे यूएन जो एनफोर्समेंट ट्रुप्स होने चाहिए विद दैट मैंडेट। राइट, सही सर। अच्छा सर, एक चीज और है, मतलब अभी पाकिस्तान में ये बातें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही है कि अमेरिका कह रहे कि हम वहां से विड्रॉ तो कर रहे हैं, बट वी नीड सम प्लेस इन पाकिस्तान। हमें कोई बेस चाहिए इस तरह की कि हम वहां से अगर ड्रोन हम उड़ा सकें, या अगर अफगान फोर्सेस को जरूरत पड़ती है तो हम उनको एक एयर सपोर्ट दे सकें। इसके लिए भी बातें हो रही हैं। तो क्या अगर अफगानिस्तान के अंदर रह के कोई बेहतरी नहीं कर सके, तो पाकिस्तान तो फिर एक मतलब चले इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी है तो एक अलग सा मुल्क, तो यहां से वो क्या कर लेंगे अगर उनको कोई बेस मिल जाता है, लेट्स सपोज। देखिए, ऐसा था कि जब जो बाइडन से पूछा गया कि व्हाई यू लिविंग अफगानिस्तान इन लर्च इन ए हरी, तो उसने कहा था कि मैं उनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। शायद उसको कायम रखने के लिए और उस वायदे को पूरा करने के लिए वो मिलिट्री बेसिस ढूंढ रहे हैं इन एंड आउट अफगानिस्तान, जहां पर जरूरत पड़ने पे, अगर मान लो वहां पे यूएन एनफोर्समेंट फोर्सेस नहीं है, और अगर ये इस प्रकार की लड़ाई तालिबान और यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस में छिड़ जाती है, तो उसको काबू करने के लिए दोबारा अगर इंटरवेंशन करनी पड़ती है, तो मेनलैंड अमेरिका से लाना या फिर जो बेसिस उनके मिडिल ईस्ट में है वहां से लाना, उससे बेहतर होगा कि वो ट्रुप्स ऑलरेडी जो स्टेशन किए हुए हैं इन मे बी सेंट्रल एशिया और पाकिस्तान, उनको इस्तेमाल किया जा सके। और जैसा आपने कहा कि साथ ही साथ जो ड्रोन्स हैं, खासकर प्रीडेटर ड्रोन्स का अगर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए भी उनको बेसिस चाहिए। तो वो उसके लिए वो अमेरिका बेसिस ढूंढ रहा है। कुछ सुनने में आया है कि पाकिस्तान शायद उनको बेसिस दे देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा कथनी और करनी में फर्क रखा है। और हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी की बात भी हुई है ऑल पावरफुल जनरल कमर बाजवा से। हालांकि अभी तक प्रेसिडेंट बाइडेन ने जरूरी नहीं समझा कि इमरान खान से बात करें, लेकिन यूएस डिफेंस सेक्रेटरी ने जनरल कमर बाजवा से बात की है। तो कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूसुफ साहब भी जिनीवा में जाके उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी, कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी जो है वो पक रही है। वो खिचड़ी का क्या रंग निकलेगा, क्या फ्लेवर निकलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। लेकिन सर आप जो पाकिस्तान की हालत है, देखिए पाकिस्तान जो नैरेटिव बना रहा है कि जियो शिफ्ट फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स, और वो पाकिस्तान आउटवर्डली कह रहा है कि हमारे रिलेशनशिप अमेरिका इकोनॉमिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, और वी शुड डील, वी शुड प्रोवाइड मार्केट टू अमेरिकन गुड्स एंड वी शुड हैव ट्रेड विद अमेरिका, और हमारे साथ एफडीआई इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए अमेरिका से पाकिस्तान में,
ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो सुधर सके। जी। और पाकिस्तान चाहता है कि जो सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स को डीएफिनेट किया जाए, लेकिन अमेरिका मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इसको होने देगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर पाकिस्तान को काबू में रखना है तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी एंगल से काबू में रखना ज्यादा आसान है इसके कि सिर्फ उसको इकोनॉमिक एड दी जाए। और इसीलिए आपने देखा कि शुरू में लगने लगा था कि शायद जो बाइडन जो असिस्टेंस देते थे अमेरिका को, अमेरिका देता था पाकिस्तान को, उसमें कोई डील करें, शुरू में बयानात में लगा था। लेकिन 4-5 दिन पहले जो बयानात आया है उनमें यह कहा गया है कि जो मिलिट्री एड थी दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन सस्पेंडेड एज वाज ड्यूरिंग ट्रम्प्स टाइम। तो कहीं ना कहीं अपने पास वो ट्रुप का पत्ता रख रहे हैं, ये यकीन करने के लिए कहीं अगर हमें कुछ मरोड़ भी कान कुन मरोड़ने पड़े किसी के तो कैसे उनको मरोड़ेंगे। तो सर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने बात की कि जो बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर टॉकिंग विद द जनरल कमर जावेद बाजवा, नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर। और वो इसलिए है कि क्योंकि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है अनफॉर्चुनेटली कि सिविल गवर्नमेंट के साथ कम बात की जाती है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा बात की जाती है। दूसरी बात जो आपने कहा कि एड अभी उन्होंने सर शुरू किया है, 3-4 चीजें मैं आपको बड़ी बता दूं। अभी जो 2 दिन पहले या 3 दिन पहले हुआ, उन्होंने $300 मिलियन मिलिट्री एड के तौर पे देने की मंजूरी दी। सेकेंडली उन्होंने जो हमारा पुराना फाटा है बॉर्डर के साथ एरिया है जो अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो उसके लिए कहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन लगवाएं और इसका जो माल होगा वो अमेरिका में विदाउट टैक्स, वहां पे कोई टैक्स हम नहीं लेंगे। ये दूसरी चीज उन्होंने कर ली। तीसरी चीज वहां पे उन्होंने डेवलपमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पुराना फाटा एंड बलूचिस्तान, तो ये 4 चीजें मुझे जो जाती तौर पे नजर आ रही है, मैं तो कोई मतलब डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ने भी उनके साथ कुछ एग्रीमेंट किया है बिहाइंड द कर्टन। जो है कोई बात ऐसी हुई है अड्डे वड्डे की कि उन्होंने ये सारी मेहरबानियां कर दी, क्योंकि पिछले 5 सालों में सर ऐसा कुछ नजर नहीं आया। बिल्कुल सही फरमाया आपने, दुरुस्त फरमाया है। और वही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, और अगर अमेरिका ने ये सारी ढील दे दी है जैसा आपने कहा है तो जरूर कहीं ना कहीं खिचड़ी पक चुकी है। और हमेशा आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और यूएस के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहा है बनिस्बत गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप। और अभी भी जो हो रहा है शायद मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस की आड़ में हो जाए ताकि गवर्नमेंट को कुछ जवाब न देना पड़े। पहले भी मैंने देखा कि जब पहले भी थोड़ा बहुत 2001 के बाद भी कुछ जो कई मेरी बात में पब्लिक आउटरीच होता था, तो वो आपके एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूसुफ गिलानी साहब ने तो ये कहा था कि ठीक है पार्लियामेंट में शोर मचने दो, जो हो रहा है वो होने दो। याद है जब आपके यहाँ से अटैक किए गए थे अफगानिस्तान के अंदर, और जब तक जो लोग मर रहे हैं और हमारे लोग नहीं मरते हैं, मरने दो, कुछ भी होने दो, हम पार्लियामेंट में शोर मचाएंगे, नीचे जो हो रहा है चलने दो। तो ये कैरी ऑन टाइप जो पाकिस्तान के अंदर है वो चलता रहता है। और क्योंकि आपके अंदर हुकूमत का सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि ऑल पावरफुल जो है वो आर्मी है, तो मुझे लगता है इस बारी भी शायद समझौता हो चुका है। ना कहने के बावजूद भी मुझे तो लगता है कि बेसिस देने को पाकिस्तान अमेरिका को तैयार हो गया है। सर जो 2008 की आप बात करें, 2001 से 2008 तक तो जनरल मुशर्रफ साहब हमारे बड़े कमांडो अपने आप को कहते थे, लेकिन वो कहते हैं, क्लिंटन साहब कहते हैं कि जब हमने उनको कॉल की, सॉरी बुश साहब, तो कहते हैं कि मैं तो समझ रहा था कि यार 5 में से शायद 1-2 ही एक्सेप्ट कर लेंगे और बाकी रिजेक्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने सब पे ओके कर दिया। उन्होंने सर शमसी एयरबेस बलूचिस्तान का उन्होंने दिया ड्रोन्स के लिए, उन्होंने जैकबाबाद एयरबेस दिया जो अभी मेरे ख्याल 4-5 साल पहले हमारी फोर्सेस को वापस हैंड ओवर हुआ है, लेकिन अभी भी मेरे इतलात के मुताबिक वहाँ F-16 को देखने के लिए कुछ अमेरिकन वहाँ पे मौजूद रहते हैं, उसको जो ओवरहालिंग वगैरह या सारी चीजें हैं, तो वो सिंध के अंदर है, बहुत बड़ा एयरबेस। तो ये और एक स्मगली एयरबेस जो हमारा वो भी बलूचिस्तान क्वेटा के पास है। तो ये 3 अंडर जिसे कहते हैं कि मतलब यूएस के इस्तेमाल में रही हैं, और यहीं से ड्रोन उड़ते थे। और वो सिर्फ अफगानिस्तान में अटैक नहीं करते थे, वो पाकिस्तान के इलाकों में भी ड्रोन अटैक करते थे। नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान उनके सबसे बड़े मराकज थे जहां पे वो ड्रोन फेंका करते थे। लेकिन बदनामी जो थी वो बेचारी सिविलियन गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उनसे पूछगछ आसान होती है। और फौजियों से पाकिस्तान में आपको आजकल का भी पता होगा कि क्या चीज चल रही है, एक नई खिचड़ी पक रही है जो इंटरनल हमारे एक
जर्नलिस्ट को मारा गया, उसको मतलब तशद्दुद किया गया उस हवाले से। सर एक स्टेटमेंट आया है, आपके एक जर्नलिस्ट है मीर साहब। जी बिल्कुल, मीर साहब, हामिद मीर साहब का तो आज सर शो बंद हुआ है। हामिद मीर साहब का मैं दाद देता हूं उस आदमी को। उसने जिस प्रकार आपकी फौज को ललकारा है, अभी तक पाकिस्तान में किसी ने हिम्मत नहीं की। और बहुत मैं कहूंगा हौसलेमंद और दिल वाला आदमी है ये हामिद मीर। और मुझे लग रहा है इस बारी कि पाकिस्तान की आम जनता भी उसके साथ में है, जिस प्रकार का उसके पास पब्लिक सपोर्ट है, और शायद इसीलिए उसको ताकत भी मिल रही है। और जो चैलेंज उसने किया और कहा कि मैं आपके घर में घुस के, आप हमारे घर में घुसोगे तो मैं आपके घर में घुस के बताऊंगा कि आपकी करतूतें क्या है, तो ये तो मेरी कानों को सुनकर अच्छा लगा था। सर लेकिन हकीकत में क्या होता है, आपको एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ सर प्लीज। ये देखिए 2001 और आज में बहुत फर्क है। यस 2001 में प्रेसिडेंट बुश ने कहा either you are with us or you are not with us. Actually left no option. और पाकिस्तान के पास उस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं थी। लेकिन आज देखिए पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ी दुविधा है, और दुविधा यह है कि एक तरफ चीन नाराज हो जाएगा, दूसरी तरफ तालिबान नाराज हो जाएंगे। चलिए तालिबान को तो किसी ने पाकिस्तान संभाल लेगा, लेकिन चीन को संभालना मुश्किल है। और खासकर बलूचिस्तान के अंदर कोई बेस देते हैं तो चीन बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि चीन का अपना इंटरेस्ट है बलूचिस्तान के अंदर, जो उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और उसको लेके वैसे ही वो परेशान रहता है। और अगर वहां पर नजदीक में अमेरिकन बेस आ जाएगा तो उससे चीन मुझे नहीं लगता किसी भी हालत में बर्दाश्त करेगा। तो ये दुविधा जो है चीन पाकिस्तान को इसका हल ढूंढना पड़ेगा, और चीन मेरी नजर में इतनी आसानी से नहीं मानेगा। तालिबान को शायद मना लें। सर तालिबान ने बाकायदा स्टेटमेंट 4-5 दिन पहले, उनका एक स्पोक्स पर्सन है सुहेल शाहीन, उसने बाकायदा स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान अड्डे देता है तो हमारी जंग उनके खिलाफ भी होगी। ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। सेकेंडली जो चाइना के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी इस हुकूमत में, जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, वो हकीकत में बता दूं मैं आपको, काफी नाराज है वो हमसे बहुत सारी चीजों की वजह से, क्योंकि सीपेक जिस तरीके से वो लेके चल रहे थे पिछली हुकूमत में, उसका वो पेस रुका है। जनरल सलीम बाजवा साहब तो आज भी गवादर पोर्ट के ऊपर खड़े होकर दावा ये कर रहे थे कि उसके पेस को हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत मतलब मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जो है तालिब इल्म है जर्नलिज्म के, तो हम कवर करते रहते हैं, वो चीज नहीं है, स्पीड स्लो हुई है। मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि चीन ने डेट रिलीफ देने से मना कर दिया है, क्या ये दुरुस्त है? सर बहुत दफा चाइना जो है, बहुत दफा, अब चाइना एक तो हमारा ML1 के ऊपर उन्होंने बाकायदा ये चीज रोकी हुई अभी तक, इसलिए ML1 पे काम शुरू नहीं हुआ, जो पेशावर से लेके और हमारा कराची तक जो मेन लाइन है रेलवे, उसके लिए उन्होंने कहा कि यार हमारी बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर उनकी बहुत सारी सर रिजर्वेशन है, क्योंकि ये हुकूमत उसको प्रॉपरली टेकल नहीं कर पाती। वो फिर आपको पता है, क्योंकि जब जो बंदा पैसा लगा रहा होता है वो सबसे पहले ये देखता है कि मैं क्या गेन करूंगा। उसको हमसे कोई मोहब्बत नहीं है चीन को, कि वो पाकिस्तानियों से या फिर पाकिस्तान से उनको मोहब्बत है, उनको ये नजर आ रहा है कि हमें क्या फायदा होगा, हमें और इसके जो रिटर्न है वो कैसा आएगा। सर एक चीज आपने हामिद मीर साहब की बात की, मैं खुद मतलब एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म मैं जाता हूं, इससे पहले भी जो हमारी मतलब जितने भी मुजाहरे हुए, बल्कि अभी भी मुझे आपको शो से पहले बता रहा था कि मुझे इतला आई कि जियो के सामने हमारा कोई प्रोटेस्ट है हमारे जर्नलिस्टों का, लेकिन अब शो के बाद मैं यकीनन उसको अटेंड करूंगा। सर इस तरह की चीज क्या समझते हैं कि अगर लेट सपोज मैं कहता हूं आप एज ए एक रिटायर्ड फौजी है, बहुत बड़े ओहदे पे आप रहे, एज ए ब्रिगेडियर आप रिटायर्ड हुए, सर अगर कहीं पे गलती करती है कोई फौज हमारी, बेशक वो इंडिया की फौज है, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान, उनके ऊपर सवाल उठाना क्या कोई गुनाह है? अगर कोई कहता है कि हाँ यार यहाँ ये मेरी मतलब ये क्वेश्चन मेरा इस चीज के ऊपर है, क्या बुरा है इसमें कोई, कि मतलब इस तरीके से फिर ट्रीट किया जाता है लोगों को? बिल्कुल नहीं। हम अपनी फौज को बताता हूँ, हमारी फौज में तो ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर इतनी ज्यादा सख्ती है कि काफी हमारे ऑफिसर्स को और जवानों को सजा मिल चुकी है फॉर ह्यूमन राइट वायलेशंस। हालांकि हमें आफ्सा, एक आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट है, जिसके कारण कुछ प्रोटेक्शंस हैं, लेकिन वो होने के बावजूद भी कई जगह पे जबकि जेन्युइनली ये पाया गया कि गलती है, सजा दी गई है।
और हमारे यहाँ पर उंगली उठाना आप देखते हैं, हमारा अगर आप मीडिया को फॉलो करते हैं और सोशल मीडिया को, तो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तो इतनी नुक्ताचीनी हो रही है आजकल मीडिया में भी और उसमें भी, लोग कर रहे हैं, पता नहीं वो आपके आईटी सेल वाले स्टार्ट करते हैं या यहाँ से होता है कहाँ से होता है, पर काफी सोशल मीडिया में चल रहा है। तो बट इट इज कैरिंग ऑन। हमारे को ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा आ गया तो एक अगले दिन उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे या उसका मुंह बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके यहाँ है, क्योंकि जैसे सब कहते हैं ना कि ऑल अदर नेशंस हैव गॉट आर्मीज बट पाकिस्तान आर्मी हैज गॉट ए नेशन। यस, एग्री सर, देखिए 100% एग्री। इफ यू एग्री टू दैट तो फिर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि सर बात मतलब एज ए जर्नलिस्ट मेरा स्टांस जो है वो बड़ा मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप ये क्यों करते हो इस तरीके से, ये वाली बातें आप क्यों करते हो, ये मुल्क को ये हो जाता है मुल्क। लेकिन मैं कहता हूं कि मुल्क को ज्यादा नुकसान उनके खराब कामों से होता है, मेरे शायद सवाल करने से नहीं होता। अगर मैं कोई सवाल उठाता हूं कि यार अगर मेरे इस वक्त के जो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन हैं उन्होंने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में की हुई है, तो ये सवाल मेरा बनता है कि उसके पास $100 मिलियन कहां से आए, क्योंकि मैं टैक्स देता हूं सर। पिज्जा जनरल कहा जाता है उनको। एग्जैक्टली बिल्कुल। और मैंने आज भी सर उनको लिखा उनके ट्विटर पे, जब वो गवादर में थे तो मैंने ट्वीट किया और बाकायदा उनको लिखा कि सर अगर मतलब पिज्जा के हवाले से भी आप हमें अपडेट कर ले तो बहुत अच्छा होगा, सीपेक के हवाले से आप हमें कर रहे हैं। तो ये सवाल मेरा हक है कि मैं करूं। मैं बिहार का मतलब जिसे कहते हैं कि पे करता हूं बाकायदा, मेरा नाम ये लोग चेक करवा सकते हैं कि मैं कितना टैक्स देता हूं एक साल का। बेशक मैं 10 रुपए कमाता हूं या मैं 10 लाख कमाता हूं, लेकिन सारा सब कुछ मेरा बैंक्स के ऊपर है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरे ऊपर कोई मतलब इस तरह की 2 नंबरी। मेरे पास अगर प्रॉपर्टी है, लेकिन इन लोगों के पास कुछ है तो ये सर छुपाते हैं और फिर कहते हैं कि आप सवाल भी ना पूछे। मुझे हम एयर बेसिस की बात कर रहे तो मैं कहीं पे पढ़ रहा था जी सर कि पाकिस्तान की फौज बहुत कीन है कि ये समझौता हो जाए अमेरिका के साथ और पैसा आना शुरू हो जाए अमेरिका से, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी काफी इकोनॉमिक क्रंच और लगाम लगी हुई है। कोई उसमें हवाला दिया था कि 2010 का कोई आपका कानून है जिसके तहत जो फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन है मनी की, वो पहले फेडरल स्टेट्स को जाती है, प्रोविंसेस को जाती है, और उसके बाद जो पैसा बचता है वो फेडरल गवर्नमेंट इस्तेमाल कर सकती है, जिससे आर्मी के शेयर के ऊपर काफी फर्क पड़ा है। हालांकि जो मैं देखता हूँ कि 20 से 25% आपके बजट का हमेशा फौज के ऊपर चला जाता है, वो जीडीपी का काफी हिस्सा भी आपका फौज ले जाती है। लेकिन अगर उसके बावजूद अगर फौज ये फील कर रही है कि ऊपर क्रंच है, तो और वो अमेरिका के साथ मिलकर उनको बेच देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं पे आपको अपनी फौज के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप फौज सर वो 18th अमेंडमेंट है और उसको रिवर्स करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उस 18 अमेंडमेंट को भरपूर कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि उसको रिवर्स कर लें, लेकिन अभी इनका हाथ उस पर नहीं पड़ रहा कि जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है वो पैसा जो है प्रोविंस को जाता है, अगर उनकी मर्जी है वो फिर अपने ऊपर लगाना पड़ता है उनको। सिंध, खैबर पुख्तनख्वा और सारे जो थोड़ा से पैसे बचते हैं फेडरल के पास, वो उनका अपना वो हिसाब किताब है कि उसके अंदर वो करें। तो ये काफी इनको तकलीफ हो रही है। पिछले 4-5 सालों से ये लोग लगे हुए हैं और मियां नवाज शरीफ घर इसी में गया, बाकी उनकी हुकूमत को जो मसाइल आए वो इसी की वजह से हुए। इमरान खान तो खैर उनका आदमी है, वो तो कोशिश तो कर सकता है, लेकिन क्योंकि रिवर्स करना बड़ा मुश्किल है, 1/3 मेजोरिटी चाहिए उसके लिए। लेकिन फिर भी देखिए, आप अगर मैं तो मुझे नहीं कहना चाहिए कि मैं खुद फौजी हूं, लेकिन पाकिस्तान की ज्यादा मुसीबतों का जड़ पाकिस्तान की फौज है। जल कबर बाजवा कोशिश तो कर रहे हैं नैरेटिव बदलने की, लेकिन उनकी अपनी ही फौज के अंदर उनके खिलाफ बगावत है। आधी से ज्यादा फौज उनके साथ नहीं है, कोर कमांडर्स उनके साथ नहीं है, कोर कमांडर्स के बीच में गुटबाजी है। और कारण और पाकिस्तान की फौज का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा है, और जब तक पाकिस्तान की फौज का माइंडसेट चेंज नहीं होगा खित्ते में अमन नहीं आएगा। और जब तक खित्ते में अमन नहीं आएगा पाकिस्तान की डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि हमेशा सिक्योरिटी हैवी एक्सपेंडिचर और सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा तवज्जो दी जाएगी बनिस्बत जो आप नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजी टू जियो इकोनॉमिक। वो मुश्किल लगता है, सिर्फ कागजों में लगता है। उसको प्रैक्टिकल शेप देने के लिए जो फौज का माइंडसेट चेंज होना है। और इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, मैं बार बार ये कहता हूं, जब तक पाकिस्तान इस लाइन को डिलीट नहीं करेगा अपनी वोकैबुलरी से, पाकिस्तान की फौज, तब तक इस खित्ते में अमन नहीं आ सकता।
बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारी बातें और भी थी, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास खत्म हो चुका है और रात भी बहुत हो चुकी है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत सारे लोग उसमें अच्छे भी होंगे हमारे फौज के, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं कि वो ये हैं, वो लोग हैं कि वो जो कहते हैं कि यार बस हम जो कहते हैं वो ठीक है, बाकी दुनिया, पाकिस्तान के बाकी जो 22 करोड़ की जनता है, 22 करोड़ अवाम है, ये सारे गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे अलावा कोई सही नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल इशू है, और जब तक हम लोग इससे नहीं निकलेंगे तो हम आगे मूव नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। टेक केयर। थैंक यू। शबा खैर, शबा खैर।